आगे सब लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, sir. क्या सुबह वाली क्लास नींद में कर ली थी क्या सबने? नहीं सर। कितने लोग सुबह सुबह नींद में ही काम कर दिया था? अरे बोल दो। थोड़ा थोड़ा था थोड़ा। सर, लेकिन मैं जिंदा था। कोई नहीं यार, शुरू में तो 15 मिनट तो मुझे भी खैर नींद आ रही थी, टू बी वेरी फ्रैंक। चलो ठीक है, अब तो सब लोग फ्रेश हैं, पढ़ते हैं अच्छे से। ओके, तो हमने ये सर्कल और इन सब के डायग्राम वो देखे थे, एरिया वगैरह निकालने देखा था। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो मैंने तुम्हें असाइनमेंट में दिए थे। वो क्वेश्चन देखते हैं क्या कैसे करने हैं, क्या होना है उसमें। असाइनमेंट। कितने मैसेज करते हो यार तुम ग्रुप पे, खो जाती हैं चीजें। तो वो वाला जो प्रीवियस असाइनमेंट। हाँ मिल गया अभी। ओके, इसमें और कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है तुम्हें भी कि अभी नहीं हो पाएगा, या फिर कुछ ऐसा लग रहा है बोलो, अदरवाइज मैं लेता हूँ फिर एक ये क्वेश्चन। देखो, कोई अगर तुम्हें पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, उसी को पहले कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सर जो मैक्सिमम मिनिमम थोड़ा निकालने। 4 ही कर रहे थे ना वैसे भी, लास्ट में 4 कर रहे थे। तो 4 का हमारा जो एक आंसर आया था वो ठीक था क्या? आंसर क्या निकाला था हमने? ओके चलो देखो, वेलोसिटी इसमें दी हुई है हमें ऑलरेडी, v इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2। और पूछ लेता है फिर कि मैक्सिमम और मिनिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो मैक्सिमम मिनिमम जब वो एक्सेलरेशन में ही पूछ रहा है तो पहले एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन आएगा 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2। एक्सेलरेशन होता है आपका dv बाई dt, क्योंकि इस वजह से ये आएगा। +2 या -2? क्या बेटा? सर +2 की -2? हाँ वो माइनस, यस -2। हाँ अब देखो यहाँ पर आपसे मैक्सिमम और मिनिमम पूछा है एक्सेलरेशन का, तो क्वेश्चन अब एक तरीके से यहाँ से शुरू हो रहा है। एक्सेलरेशन का मैक्सिमम मिनिमम पूछा है, तो जब हमने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा था तो वहीं बताया था आपको कि जिस भी क्वांटिटी का मैक्सिमम मिनिमम पूछा जाए उसी को डिफरेंशिएट करके फिर जीरो पुट करना है। सो यू विल डिफरेंशिएट दिस dA by dt। अच्छा, dA by dt क्या होता है? व्हाट कैन वी थिंक कि dA by dt क्या रिप्रेजेंट करेगा? v। इट विल रिप्रेजेंट मैक्सिमम या सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। यस, एक्सेलरेशन भी काफी रेट जो है आप चेंज कर सकते हो। एक्सेलरेशन जो है वो भी तो पहले 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा था, फिर बाद में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है। उस हिसाब से आप एक्सेलरेशन का भी जो है रेट चेंज कर सकते हो।
एंड दिस चेन कैन मूव ऑन, कहीं तक भी जा सकती है. नाउ स्टैंडर्ड जो हमने डिफाइन किए हैं वो डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया है, उसके डेरिवेटिव को वेलोसिटी, फिर उसके डेरिवेटिव को एक्सेलरेशन. तो ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट में तो यही यूज होते हैं. फिर डी ए बाई डी टी को जर्क बोल देते हैं उसको, कि जर्क जो है वो डी ए बाई डी टी होता है. वेन एवर एक्सेलरेशन इज चेंजिंग सडनली, तभी आपको जर्क वाली फीलिंग आती है. नॉर्मली अगर कार एक्सेलरेट कर रही है तो यू फील प्रेस्ड बिहाइंड. अगर मान लीजिए कार आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो आप पीछे की तरफ से प्रेस हो जाते हो ऑन योर सीट, बट यू डोंट फील एनी जर्क इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. लेकिन अगर एक्सेलरेशन अचानक से चेंज हो रहा है, आपने एक्सेलरेटर पैर दबाया, फिर उसके बाद ब्रेक लगा दिए, फिर एक्सेलरेटर पैर दबाया, फिर ब्रेक लगा दिए, इस टाइप से आप एक्सेलरेशन चेंज कर रहे हो, देन द मोशन विल बिकम जर्की, यू विल फील जर्क्स. एनीवे हमें यहाँ पर निकालना था कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, तो इसी को 0 पुट करना था. नेक्स्ट स्टेप में यू विल गेट t इक्वल टू 3 सेकेंड. तो एट t इक्वल टू 3 सेकेंड द एक्सेलरेशन इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम. To check it, 3 you have to differentiate once more. तो 1/3 1/3 होगा या 3? 1/3 आह, अरे यार क्या. तो जब 2 बार करोगे तो क्या आएगा बोलो? 6 आगे 6 ग्रेटर देन 0 है, तो क्या बोलेंगे? सर मिनिमम. मिनिमम, करेक्ट. तो ये रहेगा t इक्वल टू 1/3 सेकेंड पर योर एक्सेलरेशन विल बी मिनिमम. और अगर इसने एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी है कि बताइए मैक्सिमम, हाँ वही पूछा है, मैक्सिमम और मिनिमम एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, तो आप t की वाली वैल्यू उठाकर एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में डाल देंगे. फिर तो निकल जाएगा सर ऊपर. चलो नेक्स्ट देखो, 5 नंबर देख लेते हैं, उसके बाद 5 कैसे होगा. इसमें यहाँ पर आपको इक्वेशन दी है दैट t इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3. ये भी एक दिस इज अ स्ट्रेंज मेथड और दिस इज स्ट्रेंज इक्वेशन. इक्वेशन स्ट्रेंज क्यों है? बहुत सारे कारण है इसमें. अगर आप ध्यान से देखो इसको, दैट t कैन नॉट बी 0, है कि नहीं? t 0 हो सकता है क्या इस इक्वेशन में? Because root x will always be either equal to or greater than 0. It can never be negative. Root x हमेशा ही greater than or equal to 0 होता है. और आप उसमें 3 पहले से ऐड करके चल रहे हो, तो t equal to 0 तो यहाँ पर जो है आएगा ही नहीं पहली बार. Anyway, इसने टाइम के बारे में कुछ पूछा भी नहीं है, इसने सीधा ये पूछा है कि find the displacement of the particle when its velocity is 0. So we have to find the displacement of the particle when the velocity is 0. तो यहाँ से पहले तो x लिख लो, x का वैल्यू लिख लो. तो x का अगर आप वैल्यू लिखते हो यहाँ से, इट विल बी रूट एक्स इक्वल टू t माइनस 3. और फिर अगर x का वैल्यू स्क्वायर करते हो तो t माइनस 3 होल स्क्वायर. लेकिन इसमें जो है ना थोड़ा सा मैथ्स आपको ये बोलता है कि जो आपने यहाँ पर डिसाइड किया था उसको नहीं भूलना. रूट एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस t जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, 3 है. तो यहाँ पर वो चीज लेके चलना फिर, क्योंकि इस वाली इक्वेशन में t का कोई भी वैल्यू हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये वाली इक्वेशन में तो t कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन ओरिजिनल जो हमें दिया हुआ था उसमें से ये रिजल्ट आ रहा था. तो आप जो है t को वो वाला आपको मान के चलना है कि t इज ग्रेटर देन 3 के लिए ही वैलिड है. अब ऐसा नहीं है कि उससे पहले टाइम ही नहीं रहा था कुछ भी, या कुछ उससे पहले भी पार्टिकल रहा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन वो इस वाली इक्वेशन से रिप्रेजेंटेड नहीं रहा होगा, किसी और अकॉर्डिंग टू सम अदर रूल मूव कर रहा होगा. एनीवे यहाँ से अब फिर आप डिफरेंशिएट कर लो तो वेलोसिटी मिल जाएगी आपको सीधा.
ठीक है, मतलब ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का पावर आगे आ गया, एक पावर कम हो गई, और ब्रैकेट की क्वांटिटी को डिफरेंशिएट किया तो 1 ही आया। t का डेरिवेटिव 1 है, 3 का 0 है, तो मैं यहाँ पर ये डेरिवेटिव लिख रहा हूँ। क्या ये सबको क्लियर है डेरिवेटिव? यस सर। बोलो बच्चों, ये से क्लियर है ना? यस सर। यस ओके, सर। ठीक है, तो इसको 0 लो। वेलोसिटी 0 कब है? when t equal to 3, यही थी ना वेलोसिटी? यस सर। तो कहता है कि t इक्वल टू 3 पर ही वेलोसिटी 0 है। जब t इक्वल टू 3 पर वेलोसिटी 0 है तो ये आप इस वाली इक्वेशन में आ जाओ, या फिर इस वाली इक्वेशन में आके आप देख सकते हो x का वैल्यू क्या आ रहा है। x इज कमिंग आउट टू बी 0। 0। 0। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखो 6 कैसे करेंगे। वेलोसिटी ऑफ मूविंग पॉइंट चार्ज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v, अच्छा, velocity of moving point changes according to the velocity v equal to this thing. Find the path covered by the point in 10 seconds from the start. Now he's asking about the path covered. Path covered represents distance traveled. अब मुझे बताओ, अगर हम स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहे हैं तो क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं? नो सर। नो क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं ऐसे में, अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो? सर, अनलेस बीच में वेलोसिटी 0 होके एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाए तब तक नहीं। एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं है। पार्टिकल ही अगर वापस आ जाए, if the particle starts to come back, then your displacement will decrease, but the distance traveled will still increase. Distance traveled तो increase होता ही रहेगा, लेकिन आपका जो displacement है, अब यहां से आप पूरी जाते हो मान लो भुवनेश्वर से, तो वापस भी आते ही हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट पूरी जर्नी में तो 0 हो जाता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं आपने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करा। आपने ऑब्वियसली 200-250 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया होगा, 200 किलोमीटर के आसपास, तो वहां पर घूम भी लिए मान लो थोड़ा बहुत, तो आपका डिस्प्लेसमेंट भले ही 0 हो जाए, बट आपने डिस्टेंस तो ट्रैवल करा ही होगा, इवन दो यू आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ये चीज ऐसा नहीं है कि बस कर्व्ड पाथ पे ही होगी। आप मान लीजिए पहले ऐसे जा रहे थे और फिर वापस आना शुरू कर दिया आपने, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स अलग अलग हो जाएंगे। सेम तभी तक रहते हैं जब आपका पाथ स्ट्रेट भी हो और आप एक ही डायरेक्शन में मूव करते रहें कंटिन्यूअसली, तब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर रहता है। अब हमें बस ये देखना है, क्योंकि अब इसने स्पेसिफिकली डिस्टेंस पूछा है, तो हमें देखना है पार्टिकल वापस तो नहीं आना शुरू कर रहा। तो देखिए 6th की इक्वेशन है v इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये आपको वेलोसिटी दिया हुआ था, और इसने पूछा है t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 10 सेकेंड, यहां तक का डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है आपको। तो बस ये देख लो कि कहीं पर ऐसा तो नहीं हो रहा कि विद इन 10 सेकेंड, सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर अंदर ही ये चेक करना है बस आपको, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि वेलोसिटी जो है वो कम होनी शुरू हो गई है, या मतलब वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं हो रही है, बस इतना सोचना है। क्योंकि अगर उसने वापस आना शुरू किया होगा, इधर जा रहा था, वापस आना शुरू किया होगा, तो वहां पर वेलोसिटी 0 जरूर रही होगी। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट वेलोसिटी इज नॉट 0 विद इन दिस इंटरवल 0 to 10 सेकेंड्स। इस इंटरवल में वेलोसिटी कहीं पर भी 0 नहीं होनी चाहिए, 0 होगी तभी वो वापस आएगा। तो देख लो यार, 0 रख के देख लो कहाँ क्या रिजल्ट आता है। आई डोंट थिंक ऐसे ही देख के लग रहा होगा आपको, इसमें 0 से 10 तक कुछ भी रखोगे तो हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है, इट विल नेवर बी 0। तो रख के देखने की भी जरूरत नहीं है। इसका कोई भी सॉल्यूशन आपको 0 और 10 के बीच में नहीं दिखेगा, t की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो कुछ नहीं, फिर तो सीधा इंटीग्रेट करो और आंसर निकालो। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। चलो जी, तो ds आ गया 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 टाइम्स dt इंटीग्रेट, यही मेथड है हमारे पास।
0 to 10 सेकेंड्स करो, इसे करके बताओ जरा, आंसर निकालो। सर 1110 क्या बेटा 0 सुनाई दिया, बस उससे पहले क्या है? सर सर 1110 ओके, क्या सभी लोगों ने ये निकाल लिया पहले से ही? यस सर। गुड, तो फिर अब आप मुझे बताइए और कोई इसमें डाउट पूछना है इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस में? नो सर, नहीं है, हाँ? मुझे नहीं। ठीक है, तो चलो आते हैं उस पर, थोड़ा सा ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन देखते हैं और कहाँ कहाँ आप इंटीग्रेट कर पाते हो, ये चीज़ चेक करनी है हमें, और किस तरीके से हम एलिमेंट डिसाइड करते हैं वो सब देखेंगे अभी। ये करने से पहले आप थोड़ा ये बताओ मुझे, लीनियर वेरिएशन के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। लीनियर वेरिएशन, कोई भी क्वांटिटी अगर लीनियरली वेरी कर रही है तो हाउ विल इट्स इक्वेशन लुक लाइक, ये आपको पता होनी चाहिए। उसका इक्वेशन किस तरह का दिखाई देगा इफ अ क्वांटिटी इज वेरिंग लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी। और इसका एग्जांपल जो मैं लेके चलता हूँ वो सबसे अच्छा एग्जांपल यही है। देखो कि मान लीजिए आपके पास ये एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं, इधर यहाँ पर लिखा हुआ है मान लीजिए 50, इधर लिखा हुआ है 150। मैं आपसे पूछूं कि एकदम बीचों बीच कौन सा नंबर होगा? बिल्कुल एकदम बीच में। ऑल दीज नंबर्स आर रिटन एट इक्वल इंटरवल, इक्वल स्पेसिंग। सर 100। कौन सा नंबर होगा बीच में? सर 100। 100 100, करेक्ट, दैट इज करेक्ट। अगर मैं आपसे 50s वाली साइड से, लेट्स कॉल इट ए की तरफ से अगर मैं 1/4 लेंथ कवर कर लूं, 1/4 लेंथ कवर करके आपसे पूछूं यहाँ पर कौन सा नंबर होगा? सर 75। ट्रू, करेक्ट, 75। 75 ठीक है। अच्छा, इसमें और आगे बढ़ने से पहले एक दो और छोटी छोटी चीजें जो कि मतलब दे आर लॉजिकल एंड वेरी बेसिक। कैन यू टेल मी हाउ मेनी नंबर्स विल बी रिटन, हाउ मेनी नंबर्स इन द सेंस कि हाउ मेनी इंटीजर्स विल बी रिटन फ्रॉम ए टू बी? कितने इंटीजर होंगे? सर 101 Sir, excluding both of them या including? एक्सेलेंट, दैट इज करेक्ट। आपका जो है ये सवाल जरूर होना चाहिए कि एक्सक्लूडिंग या इंक्लूडिंग या फिर किसको इंक्लूड करना है। बिकॉज अगर आप सिंपली ये सोचो 150 माइनस 50 कर दिया आपने तो 100 आ जाता है। 150 माइनस 50 इज 100 एंड 100 में एक कॉर्नर का, एक एंड का आपने नंबर छोड़ा होगा और एक एंड का नंबर इंक्लूड किया होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप 50 और 150 दोनों को इंक्लूड करोगे तो 101 नंबर्स आएंगे। अगर आप दोनों को एक्सक्लूड करोगे then there will be 99 numbers। ये जो 100 मिलता है हमें, ये एक को इंक्लूड करते हुए मिलता है और एक को एक्सक्लूड करते हुए मिलता है। एंड सेम गोज फॉर इसके ऊपर, इससे मतलब इस फंडामेंटल पे रिलेटेड एक जो है ना आईआईटी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है फिजिक्स में, जिसमें ये चीज डिसाइड कर रही थी कि लेंथ को मैं क्या लूं एग्जैक्टली, और उससे जो है आंसर पे फर्क आ रहा था। बताता हूँ आपको क्या था वो। नॉर्मली सोचो जब आपको ये स्केल लेते हो और इस पर मान लीजिए आपके सेंटीमीटर्स वाले डिविजन हैं ये। So when you say that फर्स्ट सेंटीमीटर, ये आपका फर्स्ट सेंटीमीटर है, फिर यहाँ पर आपका सेकंड सेंटीमीटर है, ये वाला जो डिवीजन है दिस इज द सेकंड सेंटीमीटर। तो व्हेन वी आर सेइंग कि फर्स्ट सेंटीमीटर, तो क्या उसमें 0 और 1 दोनों इंक्लूड होंगे इस लेंथ में, या फिर कोई एक होगा, या फिर दोनों में से कोई नहीं होगा? दोनों इंक्लूडेड होंगे। दोनों इंक्लूड होंगे। अगर दोनों इंक्लूडेड हैं तो एक प्रॉब्लम में फंस जाओगे फिर आप,
जो आपका सेकंड सेंटीमीटर शुरू हो रहा है उसमें फिर आप 1 को इंक्लूड करोगे या नहीं करोगे? करेंगे सर। अब देन दे विल स्टार्ट टू ओवरलैप। आपका फर्स्ट सेंटीमीटर तो सेपरेट होना चाहिए एकदम एग्जैक्टली सेकंड सेंटीमीटर से। देयर शुडंट बी एनी सर ओवरलैपिंग। जीरो इंक्लूड होगा और 1 एक्सक्लूड होगा शायद। ओके Yes. नो वो हाँ एग्जैक्टली मतलब कोई एक आपको इंक्लूड करना है बेसिकली एंड कोई एक इंक्लूड करना है तो ज्यादा लॉजिकल ये है कि 0 इंक्लूड करो और 1 को एक्सक्लूड कर लो, तो वो आपका 1 सेंटीमीटर कहलाएगा। लेकिन 1 से छोटा कोई भी नंबर होगा वो चलेगा, ठीक है, क्योंकि अब हम सिर्फ इंटीजर्स की बात नहीं कर रहे हैं। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लेंथ टाइम दीज आर कंसिडर्ड टू बी कंटिन्यूअसली चेंजिंग। आप जो है रियल नंबर, एक तरीके से रियल नंबर्स जो होते हैं ना उनकी बात चल रही है, अब सिर्फ नेचुरल नंबर्स या फिर सिर्फ इंटीजर्स की बात नहीं चल रही। सो जो आपका लेंथ है इसमें 0 इंक्लूडेड रहेगा और 1 इंक्लूडेड नहीं रहेगा। 1 आएगा आपका सेकंड सेंटीमीटर में, वहां से 1 से शुरू होगा और फिर हम 2 को जो है एक्सक्लूड करेंगे। अब क्या हुआ था इसमें, क्वेश्चन ऐसे दिया था कि दो, आप भी समझ जाओगे, कोई ऐसा क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, कि आपको दो ऐसे पैरेलल मिरर दिए हुए थे, ठीक है, और उसने बोला था कि एक रे ऑफ लाइट आके टकराती है यहां पर ऐसे, सम एंगल्स वर गिवन, और फिर आपसे पूछा था ये दो पैरेलल मिरर में बताइए आफ्टर हाउ मेनी रिफ्लेक्शंस द लाइट विल गो आउट, आफ्टर हाउ मेनी रिफ्लेक्शंस द लाइट विल गो आउट। और इसने बोला था इनिशियल जो रे इंसिडेंट कर रही है वो एकदम कॉर्नर पे कर रही है, एंड ऑब्वियसली ऑल द लेंथ और ये एंगल वगैरह सब गिवन था, लेंथ ऑफ द मिरर गिवन था, इनके बीच का सेपरेशन गिवन था, ये एंगल वगैरह सब गिवन था। तो इसमें करेंगे कि हम एंगल से और इस वाले लेंथ से कि ये कितना गैप है, आप ये वाला डिस्टेंस निकालते हो पहले, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस निकाल लिया आपने, क्योंकि ये डिस्टेंस भी गिवन है आपको और एंगल भी गिवन है, तो आप ये वाला तो आराम से निकाल सकते हो tan थीटा समथिंग लगा के। फिर आगे रिफ्लेक्शन ऐसे चलते चले जाएंगे, फिर दिस लेंथ और फिर उसके बाद ये वाली लेंथ और ट्रैवल कर ली इस वाली रे ने आगे की तरफ। तो ऐसे ही करते करते आपको ये देखना है बस कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे। अगर आप सोचो फॉर एवरी रिफ्लेक्शन द रे ट्रेवल्स दिस मच डिस्टेंस, लेट्स कॉल इट x। एक रिफ्लेक्शन होने पर x आगे चल देती है, फिर नेक्स्ट रिफ्लेक्शन होने पर ये x, ये भी x ही रहेगा, इतनी आगे चल देगी, फिर नेक्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए और x आगे चल देगी। तो आप टोटल लेंथ, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे लिखोगे, टोटल लेंथ डिवाइड बाय x। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। Yes. व्हाट वाज n जो है यही पूछा था आपसे कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितने हैं, तो उसके लिए आपको ये रेशियो लिखना पड़ेगा l डिवाइडेड बाय x, बिकॉज फॉर एवरी रिफ्लेक्शन द लाइट इज ट्रैवलिंग इन x अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा था, दैट l बाय x जो है वो एकदम इंटीजर आ रहा था, पक्का इंटीजर, जहां तक मुझे याद है शायद 30 आ रहा था या 31 आ रहा था, आई डोंट रिमेम्बर। l बाय x का वैल्यू जो आ रहा था वो 30 आ रहा था, विच मीन्स जो फाइनल रे निकल रही होगी बहुत बार ऐसे रिफ्लेक्ट होके वो एकदम यहां से पास करके इस एंड पे ही टकराएगी, इस एंड पे टकराएगी। अब ये एकदम क्रिटिकल पॉइंट है, इसको मैं क्या मानूं कि ये मिरर से टकराई या निकल गई, मैथमेटिकली क्या चीज हमें ट्रू माननी होगी। ये रे एकदम इस एंड को टच कर रही है, क्या मैं इस रिफ्लेक्शन को इंक्लूड करूं या नहीं करूं? शायद इंक्लूड होगा, क्योंकि सारे रिफ्लेक्शंस में लोअर लिमिट तो इंक्लूड हो रहे हैं ना, तो फिर अपर लिमिट एक्सक्लूड करना है हमें। लोअर लिमिट सारे रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन कोई लेंथ कोई है, मान लो जो फर्स्ट सर रिफ्लेक्शन हुआ मतलब उसमें यहां से लेकर यहां तक आपका आ गया, इंक्लूड करना चाहिए या नहीं, इस बात के ऊपर जो है सारी कहानी अटकी हुई थी। सो
इसमें इसका जो आंसर है वो आपका दैट वाज गिवन 30 एंड देयर वाज आल्सो वन ऑप्शन प्रेजेंट व्हिच वाज 31, ये भी प्रेजेंट था। आरटी ने जो करेक्ट आंसर दिया था वो 30 दिया था फिर, लेकिन क्वेश्चन इस पे ये उठा था फिर कि भाई कुछ लोगों ने जो है वो भी करा था, मतलब कोर्ट वोट में भी डाला था इसके ऊपर कि इट शुड बी मेड क्लियर कि फाइनल वाला रिफ्लेक्शन लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन अगर हम मैथमेटिकली बात करें देन द फाइनल रिफ्लेक्शन शुड नॉट बी टेकन बिकॉज वो लेंथ में इंक्लूडेड नहीं है। जितना वो ट्रैवल करना था उसको, वो उससे जस्ट पहले वाले रिफ्लेक्शन में यहाँ से जब रिफ्लेक्ट हुआ तो ये डिस्टेंस x आ जाएगा, उतना ट्रैवल करके निकल जाएगी बस, हाँ खत्म। लेकिन फिर कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि यहाँ 31 आप जो है अगर लॉजिकली सोचो तो 31 भी होना चाहिए, पॉसिबल है। उसके बाद लेकिन आईटी ने कोई चेंज नहीं करा, उसको 30 रख दिया था और फिर फाइनल ऐसे ही छोड़ दिया था। बट एक्चुअली दैट वाज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी, मतलब आप कंटेस्ट कर सकते हो इसके लिए कि यार ये तो प्रॉब्लमेटिक है, इससे कैसे हो गया। तो हो जाता है आईटी में भी इस टाइप से कभी कभार होते रहता है। इनफैक्ट अगर आप 2018 का पेपर देखोगे या सॉरी 17 का, उसमें पूरे आईटी के पेपर में 18 नंबर्स का मिस्टेक था, जो कि आईटी ने बाद में करेक्ट किया। करेक्ट इन द सेंस कि बोनस दे दिया था सबको। तो कुछ चीजें रहती हैं ऐसी कंफ्यूजन वाली रहती हैं, जिनको अगर आपने प्रॉपर स्टैंडर्ड जो है उसका जो यूज किया जाती हैं चीजें, जो स्टैंडर्ड है जो हमें लेना चाहिए, वो अगर आपने पढ़ा हुआ है तभी उसको आंसर कर सकते हो। अदरवाइज जो है आपके अपने ऊपर वो आ जाती हैं सारी चीजें कि भाई आप ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो, वैसे भी अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये बात सर याद मतलब वो इनिशियल में जो कॉर्नर में आया उसको इंक्लूड उसने नहीं किया था, लेकिन अगर फाइनल में कॉर्नर से जाता तो उसको कर सकते थे। मैं तुम्हारा क्वेश्चन जो है मैं एक बात बोल देता हूँ कि आप ये बोल रहे हो कि इनिशियल वाला इंक्लूड करना है या फिर फाइनल वाला इंक्लूड करना है, इनमें से कोई एक इंक्लूड करना है या दोनों करना है, ये पूछ रहे हो ना? नो सर, मतलब इनिशियली वो जब स्ट्राइक किया हमने हाँ, उसको इंक्लूड नहीं किया, लेकिन अगर फाइनल में वो ऐसे कॉर्नर से स्ट्राइक करके जाता तो हम इंक्लूड करते। पहले वाले को इंक्लूड किया है बेटा हमने। सकते हैं। अच्छा, ये जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ है इसको इंक्लूड करा है, इस वाले रिफ्लेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला लेंथ चला था, ये यहाँ से इसके बाद चला ना, ऐसे रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ से चला, तो मैं इसको इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। ये वाला जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है इस फर्स्ट रिफ्लेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग हुआ है। फिर इस रिफ्लेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये डिस्टेंस ऐसे मान लो, या यहाँ भी आप बोल सकते हो ये वाला डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ आगे की तरफ वो सेकंड रिफ्लेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग हुआ है। सर इसका मतलब जो सेकंड रिफ्लेक्शन हुआ है वो फर्स्ट एक्स में इंक्लूड नहीं हुआ है। यस मतलब हाँ वो ठीक है, अब आप उल्टा भी सोच सकते थे इसको, उसमें नहीं है, बट फिर ये फर्स्ट तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना, ये तो आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ से तो रिफ्लेक्ट होकर अंदर आई है। अगर यहीं पे मान लो स्ट्रेट ये वाला रिफ्लेक्शन आप इंक्लूड नहीं कर रहे तो पार ही निकल जाती, क्वेश्चन ही नहीं बनता फिर। तो ये तो आपको इंक्लूड करना ही करना है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर आपने बोला ये डिस्टेंस है, इसको आपको इसके साथ अटैच करना पड़ेगा तभी काउंट करोगे आगे। सेकंड वाले रिफ्लेक्शन में जब ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है तो फिर उसके बाद जो रे आगे मूव कर रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। इस तरीके का अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो योर L/x विल गिव यू, अगर L/x इंटीजर आ गया, वो भी एक इंपॉर्टेंट, यार इंटीजर आ गया एकदम से, इंटीजर आ गया इट मींस एकदम कॉर्नर से पास कर रही है। अगर आप 30 आंसर को मानते हो दैट मींस यू आर कंसीडरिंग ओनली वन ऑफ द रिफ्लेक्शन, आइदर दिस वन और द लास्ट वन। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू गिव द आंसर 31 देन यू आर कंसीडरिंग कि लास्ट वाला भी हुआ और फर्स्ट वाला भी हुआ, दोनों रिफ्लेक्शन हुए। फिर अगर हम इसके अकॉर्डिंग सोचें कि लेंथ को क्या बोला जाता है, तो लेंथ में जो है अगर मैंने 1 सेंटीमीटर बोला है, 1 सेंटीमीटर लेंथ मींस कि ये जीरो से यहाँ से तो शुरू हो रही है, यहाँ पर है आपकी लेंथ, लेकिन 1 पर नहीं है, एग्जैक्टली 1 पर नहीं है, उससे जस्ट पहले जो भी हो सकता है नंबर वहां पे खत्म हुई है लेंथ। फिर जो दूसरा सेंटीमीटर होगा ये 1 को लेके चलेगा, 1 से शुरू होके फिर आगे बढ़ेगा। समझ आया? सर तो ऐसे इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, मतलब नहीं किया, वो सही किया क्योंकि वो लास्ट वाले की कॉरेस्पॉन्डिंग कोई लेंथ नहीं मिलेगा ना हमको फिर यस से। क्योंकि हमें पहले ये पढ़ लिया हमने, इसलिए हम डायरेक्टली बोल पा रहे हैं ना ये चीज। करेक्ट।
तो आईटी ने सही किया, लेकिन जो लोगों ने कंटेस्ट किया था इस चीज के लिए, क्योंकि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एनी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जो हमें अभी 11th-12th में पढ़ाई जाती है, तो उनका जो है लॉजिक ये था कि आप ऐसे अपने आप से कैसे मान ले रहे हो, है ना, कि यहाँ से ये इंक्लूड करो, ये एक्सक्लूड करो, क्योंकि दीज थिंग्स हैव टू बी डिफाइंड फर्स्ट। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बच्चे से या किसी से भी, मतलब कि हाँ मैं पहले से पता होगा कि ये इंक्लूड करना है, ये नहीं करना। तो जो लोगों ने कंटेस्ट किया था इस चीज़ को, वो इसलिए किया था कि आपको ये डिफाइन करना चाहिए था कि दोनों रिफ्लेक्शन लेने हैं या नहीं लेने हैं, तो उनका ये लॉजिक था। बट आईआईटी ने इसको नहीं माना था उस टाइम पर, उन्होंने सीधा बोल दिया कि नहीं हम 30 रखेंगे, तो उनकी मर्जी है, वो अलग चीज़ है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जो लोगों ने कंटेस्ट किया था दे वर करेक्ट एक्चुअली, क्योंकि ऐसा कुछ बताया नहीं गया था, ना ही ऐसा कोई स्टैंडर्ड सिलेबस के पार्ट में होता है कि कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पर खत्म हुआ। मैं भी आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन के बारे में पता लगा। सो सो दैट इज द थिंग। ये आपका जो है इंक्लूडिंग और दोनों को इंक्लूड करना है या नहीं करना है, ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई होना चाहिए वैसे, बट लेंथ में हम ये मान के चलते हैं। ओके आइए तो मेन चीज पे आते हैं, लीनियर वेरिएशन। लीनियर वेरिएशन पढ़ रहे थे हम। इन जनरल बताओ मुझे, अगर यहाँ पर मैंने आपको कोई एक नंबर लिख के दिया, a, और यहाँ पर मैंने आपको b लिख के दिया, these are integer, all the integers between them are equally spaced, इसकी टोटल लेंथ l है, और अब आपसे पूछा गया है कि यहां से l डिस्टेंस पर कौन सा नंबर लिखा गया होगा। अभी आप थोड़ा सा ये मान के चल लो कि l जो है इट इज l का वैल्यू और कैपिटल L का वैल्यू इंटीजर्स है, दे आर itself they are integers. So you will be telling me what number will be written on this dotted line. इस नंबर को c बोल देते हैं, c बताइए। In terms of small a, small b, capital L and small l. सर a plus b minus a whole multiplied by small l divided by capital L. That is absolutely correct. अब देखिए कैसे हम इसको सोचें, कैसे हम सोचें इसको। तो नंबर यहाँ पर a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, b का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, स्मॉल l कैपिटल L हो सकते हैं कुछ भी। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो, ये वाला जो रेशियो है कैपिटल L बाय स्मॉल l, ये वाला रेशियो अगर आप नंबर्स के टर्म्स में लिख दोगे तो वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वॉट एवर बी द वैल्यूज ऑफ सी ए एंड डी। क्या मतलब है मेरे कहने का, देखो स्मॉल l बाय कैपिटल L इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस लेंथ इन कंपैरिजन टू टोटल लेंथ। तो मैं यहां पर देखूंगा l लेंथ में कितने नंबर्स आएंगे, c माइनस ए। अब हमें पता है इंक्लूडिंग 1 ही रहता है, तो मैं c माइनस ए ही लिखूंगा, इसको इंक्लूडिंग 1 ही रहता है जनरली, until unless स्पेसिफाई ना किया जाए। सो यहाँ पर कितने नंबर्स होंगे, यहाँ पर c माइनस ए नंबर होंगे। अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर से b माइनस ए से, तो इसी फ्रैक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आना चाहिए, दोनों फ्रैक्शन बराबर होने चाहिए हमेशा।
चाहे फिर आपने कोई भी नंबर्स लिखे हो, बस इक्वली स्पेस्ड होने चाहिए, दैट इज द ओनली थिंग, दे शुड बी इक्वली स्पेस्ड। अगर इक्वली स्पेस्ड है तो ये वाला फ्रैक्शन L/L इसके बराबर आएगा हमेशा। मेरे को बताओ क्या ये वाली बात क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। श्योर? थोड़ा फिर से समझा दीजिए। हाँ, अगर नंबर्स इक्वली स्पेस्ड हैं तो इस पर्टिकुलर लेंथ में स्मॉल l में जो नंबर्स आएंगे वो l के प्रोपोर्शनल ही होंगे। अगर मैं l दोगुना ले लूं, इसका ट्वाइस कर लूं l, तो नंबर जितने यहां पर दिख रहे होंगे वो भी ट्वाइस हो जाएंगे, मेरे को ज्यादा नंबर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। और l को बढ़ा दूंगा तो उसी के अकॉर्डिंग और ज्यादा नंबर आएंगे। तो कितने नंबर यहां पर लिखे हुए नजर आ रहे हैं आपको इक्वली स्पेस्ड, दैट विल डिपेंड अपॉन कितनी बड़ी लेंथ है। वही चीज लिखी है हमने यहाँ पर, ये जो फ्रैक्शन होगा स्मॉल l बाय कैपिटल L, दिस विल बी, यहाँ पर जितने नंबर दिख रहे हैं डिवाइड बाय टोटल जितने नंबर थे, तो b माइनस a टोटल नंबर थे यहाँ से यहाँ तक, और c माइनस a आपके यहाँ से यहाँ तक के नंबर है। एक बात क्लियर है अभी सबको? सर अगर हम सब कुछ नंबर कंसिडर कर रहे हैं तो डायरेक्टली ये तो हो सकता है b माइनस ए एल है, क्योंकि अगर हम इस नंबर को नंबर लाइन में लिखेंगे तो b माइनस ए एल ही निकलेगा ना। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप दैट मीन्स यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस क्या बोलते हैं इसको, जीरो। नो सर, जीरो कहीं पे भी हो, ए बी एक सेगमेंट ले सकते हैं हम नंबर लाइन पे, और b माइनस ए करेंगे तो वो l ही निकलेगा। सो सी हम पे लिख सकते हैं। लिसन, L जो है स्मॉल l एंड कैपिटल R आर इन मीटर्स और इन सम यूनिट्स। Now it is not necessary that the distance between each digit is equal to 1 unit. मतलब यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर दूसरा नंबर लिखा हुआ है, इनके बीच का सेपरेशन जरूरी नहीं है ना एक यूनिट होगा, जितना इनकी लेंथ की यूनिट है उसके बराबर तो जरूरी नहीं है। नहीं समझे? बताता हूँ मैं, देखो मान लो आपके पास नंबर लिखे हुए हैं ऐसे, ये मान लीजिए मैंने बोला कि दिस इज 5 मीटर